वीडियो का टॉपिक है आईएएस ऑफिसर। आज हम जानने वाले हैं आईएएस ऑफिसर क्या होता है, आईएएस ऑफिसर कैसे बने, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या शैक्षिक योग्यता होती है, हमारे पास क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और इसका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। इन सब के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो यदि आप भी एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आइए हम जान लेते हैं आईएएस का पूरा मतलब। आईएएस की फुल फॉर्म होती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। इसे हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा। एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्लियर करना बेहद ज़रूरी है और सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। और ये जो आईएएस ऑफिसर का एग्ज़ाम होता है ये नेशनल लेवल पर होता है और एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए हमें सीएसई एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। और अगर आप नहीं जानते कि यूपीएससी क्या है तो हमने एक वीडियो पहले बनाई हुई है जिसमें हमने यूपीएससी के बारे में पूरी जानकारी दी है। यूपीएससी क्या है, ये कौन कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, इन सब के बारे में आपको पूरी जानकारी यूपीएससी के वीडियो में मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से उसके लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। यूपीएससी हर साल सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम सिर्फ आईएएस बनने के लिए ही नहीं बल्कि और भी कई सारी सर्विसेज के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आदि। अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं या फिर आईपीएस या फिर आईएफएस पोस्ट पे जॉब करना चाहते हैं तो इन सब के लिए सबसे पहले आपको सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्लियर करना बेहद ज़रूरी है। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही आप इनमें से किसी पद पर जॉब करने के योग्य हो जाते हैं। तो सीएसई के अंडर लगभग 24 सर्विसेज आते हैं। तो एक आईएएस ऑफिसर की जो नौकरी होती है वो इंडिया में टॉप लेवल की नौकरी मानी जाती है। जिस तरीके से इंडिया में आईएएस ऑफिसर की नौकरी टॉप लेवल की है उसी तरह से इंडिया में आईएएस ऑफिसर के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसे भी भारत का सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षा माना जाता है। इसीलिए अगर आपको एक आईएएस ऑफिसर बनना है तो आपका पूरा फोकस आपके एम पर होना चाहिए। आपको डेली न्यूज़पेपर, मैगजीन और करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए। तो आगे हम जान लेते हैं पात्रता मापदंड यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अभी तक आपको इतनी जानकारी तो हो गई होगी कि अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को देना बेहद ज़रूरी है। तो अगर आप यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम योग्यता देख लेते हैं। आपको इंडियन सिटीज़न होना बेहद ज़रूरी है, एक भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है। भारतीय नागरिक के अलावा नेपाल और भूटान के नागरिक भी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो तिब्बती शरणार्थी हैं जो 1 जनवरी 1962 से पहले इंडिया में आ चुके हैं और इंडिया में परमानेंटली सेटल हो चुके हैं तो ऐसे स्टूडेंट्स भी इस एग्ज़ाम के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद हम जानते हैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम देने के लिए हमारे पास क्या क्या शैक्षिक योग्यताएं होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता में आपके पास बैचलर डिग्री होना बेहद ज़रूरी है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। आप बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे कि आपने आर्ट स्ट्रीम में बैचलर डिग्री की हो या फिर कॉमर्स स्ट्रीम का, तो आप किसी भी स्ट्रीम का बैचलर डिग्री कर सकते हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक इस तरीके का कोई भी आपका बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है। और बैचलर डिग्री में मार्क्स मैटर नहीं करता इस एग्ज़ाम के लिए, आपको सिर्फ बैचलर डिग्री पास होना ज़रूरी है। आपके मार्क्स 50% हो, 60% हो या 45 ही हो, बस आपको सिर्फ और सिर्फ पास होना ज़रूरी है आपके ग्रेजुएशन में। अगर आप अपने ग्रेजुएशन में पास हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मार्क्स इसमें मैटर नहीं करता। इसके अलावा जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं उन्होंने अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिया है तो ऐसे स्टूडेंट भी इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे चुके हैं बट अभी तक उनका रिज़ल्ट नहीं आया है, वो अभी तक रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट भी इस एग्ज़ाम के लिए आवेदन कर सकते हैं। बस आपको ये ज़रूरी है कि आपको प्रीलिम्स में तो बैठने दिया जाएगा, लेकिन प्रीलिम्स के बाद जब 2-3 महीने बाद मेंस का एग्ज़ाम होता है तो मेंस का एग्ज़ाम होने से पहले
आपको अपना रिजल्ट शो करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपका रिजल्ट आ जाता है मेंस से पहले पहले और आप ये प्रूव कर देते हैं कि आप बैचलर डिग्री पास हो चुके हैं, तभी आपको मेंस एग्ज़ाम में बैठने दिया जाता है। तो इसीलिए आप प्रीलिम्स तक तो जा सकते हैं, बट आपको मेंस के लिए ज़रूरी है कि आपका रिजल्ट आपके पास हो। आगे हम बढ़ते हैं और जानते हैं इसके उम्र सीमा के बारे में। एज लिमिट क्या है इस एग्ज़ाम के लिए? एज लिमिट इसमें दी गई है, मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर्स और मैक्सिमम 32 ईयर्स। ये एज लिमिट खासकर जनरल कैटेगरी के लिए है। इसके बाद जो SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको 5 साल की छूट मिलती है एज में, और OBC स्टूडेंट्स को 3 साल की छूट मिलती है। एक्स सर्विसमैन को 5 साल की छूट मिलती है। इसके बाद दिया गया है डिफेंस सर्विस पर्सनल, इन्हें 3 साल की छूट मिलती है। इसका मतलब है रक्षा सेना के जवान, इन्हें 3 साल की छूट मिलती है। जो फिजिकली हैंडीकेप्ड कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें 10 साल की छूट मिलती है, और जो फिजिकली हैंडीकेप्ड कैंडिडेट्स OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें 13 साल की छूट मिलती है। और अगर कोई SC ST कैटेगरी का स्टूडेंट फिजिकली हैंडीकेप्ड हो तो उसे 15 साल की छूट मिलती है। तो ये है आपकी एज लिमिट, और इसमें कितना कितना किसे रिलैक्सेशन मिलता है ये भी हमने जान लिया। अब हम जान लेते हैं एक IAS ऑफिसर बनने के लिए हमें कौन सी परीक्षा देनी होती है, कौन सा एग्ज़ाम देना होता है। तो आपको UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देना होता है एक IAS ऑफिसर बनने के लिए। ये एग्ज़ाम आपका 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, दूसरा स्टेप है मेंस एग्ज़ाम, और तीसरा होता है आपका इंटरव्यू। अगर आप पहला स्टेप क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद आपको सेकंड स्टेप में आना होता है। सेकंड स्टेप क्लियर करने के बाद फाइनल राउंड में आपका इंटरव्यू होता है। जब आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आप एक IAS ऑफिसर बन जाते हैं। तो आइए हम प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं। एक पेपर आपका होता है करंट अफेयर्स का और दूसरा होता है एप्टीट्यूड टेस्ट का, जिसे CSAT भी कहते हैं। CSAT का पूरा नाम है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों ही पेपर आपके 2-2 आवर्स के होते हैं। 2-2 घंटे का आपको समय मिलता है दोनों पेपर को करने के लिए। और इसमें जो मार्क्स होता है टोटल, पेपर फर्स्ट का टोटल मार्क्स 200 है और पेपर सेकंड का भी टोटल मार्क्स 200 है। और दोनों पेपर में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि टिक राइट वाले। आपको ऑप्शन दिए होते हैं और आपको एक सही ऑप्शन उनमें से चुनना होता है। जो प्रारंभिक परीक्षा होती है ये सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग पर्पस के लिए होता है। मेंस एग्ज़ाम देने के लिए पहले प्रीलिम्स क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपको मेंस एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप पहले प्रारंभिक परीक्षा पास करें, उसके बाद ही आप मुख्य परीक्षा तक पहुंच पाते हैं। और फाइनल मेरिट में प्रारंभिक परीक्षा के जो मार्क्स होते हैं वो ऐड नहीं किए जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग पर्पस के लिए होता है। ओवरऑल मेरिट मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू में जो मार्क्स आप स्कोर करते हैं उसी के बेस पर बनाया जाता है। तो अब हम जान लेते हैं पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड का सिलेबस क्या क्या है। यहाँ पर हम पेपर फर्स्ट का सिलेबस जानेंगे, उसके बाद जानेंगे पेपर सेकंड का सिलेबस। GS पेपर फर्स्ट में आपके ये सारे सिलेबस होते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि करंट इवेंट्स, जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इसके बाद GS पेपर सेकंड का जो सिलेबस है वो यहाँ पर दिया गया है। जनरल मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, बेसिक न्यूमरेसी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, रीडिंग कॉम्प्रहेंशंस, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। तो ये है आपके GS पेपर फर्स्ट एंड GS पेपर सेकंड का दोनों का सिलेबस। और GS पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड ये दोनों पेपर आपके एक ही दिन होते हैं। एक पेपर आपका मॉर्निंग में होता है और एक पेपर आपका इवनिंग में होता है। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो जाने के 2-3 महीने बाद आपको मेंस एग्ज़ाम देना होता है। तो आइए अब हम जान लेते हैं मेंस एग्ज़ाम के बारे में। मेंस एग्ज़ाम में आपके पूरे 9 पेपर होते हैं। 4 पेपर आपके जनरल स्टडीज़ के होते हैं, जनरल स्टडीज़ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये चारों ही आपके 250 मार्क्स के होते हैं, 250 मार्क्स के एक पेपर आपका होता है। इसके बाद आपका अगला पेपर होता है एस्से का पेपर। इसमें आपको एस्से लिखना होता है, ये भी 250 मार्क्स का होता है। इसके बाद एक पेपर है इंडियन लैंग्वेज पेपर जो कि 300 मार्क्स का है। इसके बाद है इंग्लिश का पेपर, ये भी 300 मार्क्स का है। और इसके बाद 2 ऑप्शनल पेपर आपके होते हैं। ऑप्शनल पेपर आपके वही सब्जेक्ट के होते हैं जो सब्जेक्ट आपने
ऑप्शनल में चुना होता है और ये दोनों ही आपके 250 मार्क्स के होते हैं। और मेंस एग्ज़ाम आपका रिटन में होता है, जैसा कि मैंने आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम में बताया था कि उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो MCQ टाइप के आते हैं, लेकिन मेंस एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता, इसमें आपको रिटन एग्ज़ाम करना होता है। और मेंस के एग्ज़ाम कुछ पेपर फोरनून में होते हैं और कुछ पेपर आफ्टरनून में होते हैं। ये डिपेंड करता है आपके डेट शीट पे। फोरनून का मतलब होता है सुबह के बाद और दोपहर से पहले। आगे हम जान लेते हैं ऑप्शनल पेपर फर्स्ट एंड ऑप्शनल पेपर सेकंड के बारे में। ऑप्शनल पेपर फर्स्ट में टोटल 25 ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऑप्शन आपके पास होते हैं। इन 25 सब्जेक्ट में से आपको कोई एक सब्जेक्ट चुनना होता है जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको अच्छी जानकारी हो, वो सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं। तो यहाँ पर 25 ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट दी गई है, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको चुनना होता है और उसी का एग्ज़ाम आपका बाद में होता है। ये तो हो गया ऑप्शनल पेपर फर्स्ट। अब हम जान लेते हैं ऑप्शनल पेपर सेकंड के बारे में। ऑप्शनल पेपर जो सेकंड होता है इसमें हमें कोई एक लैंग्वेज सब्जेक्ट चुनना होता है और यहाँ पर हमारे पास लैंग्वेज सब्जेक्ट के ऑप्शन होते हैं। तो जो भी लैंग्वेज आपको ईजी लगता है, जिस लैंग्वेज में आपका इंटरेस्ट हो, जिसके बारे में आपको अच्छी जानकारी हो, आप उसे चुन सकते हैं। और जब आप मेंस एग्ज़ाम भी क्लियर कर लेते हैं तो इसके बाद आपको IAS ऑफिसर बनने के लिए इंटरव्यू देना होता है। 45 मिनट का आपका इंटरव्यू होता है और टोटल मार्क्स इसमें 275 होते हैं। तो इंटरव्यू के अकॉर्डिंग ही आपको इसमें मार्क्स दे दिए जाते हैं। हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ये जान लिया था कि UPSC सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम टोटल 24 सर्विसेज के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो उन 24 सर्विसेज में से IAS ऑफिसर का जो पद होता है वो सबसे ऊंचा प्रशासनिक पद है। तो जो भी कैंडिडेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में टॉप रैंक हासिल करते हैं उन्हें IAS के पद पर नियुक्त किया जाता है, उन्हें एक IAS ऑफिसर बना दिया जाता है। और एक IAS ऑफिसर बन जाने के 5-7 साल बाद आपको प्रमोशन मिलता है और उसके बाद आपको DM बना दिया जाता है। DM से प्रमोशन मिलने के बाद आप स्टेट गवर्नमेंट के सेक्रेटरी भी बन जाते हैं। तो इस तरीके से IAS ऑफिसर को प्रमोशन भी मिलता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अटेम्प्ट्स के बारे में। UPSC सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए कितने अटेम्प्ट्स हमें मिलते हैं। अगर आप एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आप 32 साल की एज तक 6 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं CSE एग्ज़ाम को। और अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 35 साल की एज तक 9 बार इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जो SC ST कैंडिडेट्स हैं वो अनलिमिटेड टाइम्स ये एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सकते हैं, इनके लिए कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। और जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं और हैंडीकैप्ड होते हैं तो उनके लिए भी 9 अटैम्प्ट्स हैं। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और जनरल कैटेगरी के हैं तो आप 9 बार ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, जहां तक आपकी एज लिमिट इसमें दी गई है। एज लिमिट मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दी है। इसके बाद दिया गया है OBC कैटेगरी के फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स 9 बार अटैम्प्ट कर सकते हैं। और SC ST स्टूडेंट के लिए चाहे वो फिजिकली हैंडीकैप्ड हो या फिर ना हो, वो अनलिमिटेड टाइम्स अटैम्प्ट कर सकता है इस एग्ज़ाम को। तो यहाँ तक हमने जाना एक IAS ऑफिसर बनने के लिए हमें कौन सा एग्ज़ाम देना होता है, कितने अटैम्प्ट्स हमें मिलते हैं, इसके लिए क्या एज लिमिट है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, पेपर और साथ में उसका सिलेबस क्या है, इन सब के बारे में हमने जाना।